सुंदरवन जंगल में अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी थी। दिन ब दिन बर्फबारी पहले से भी ज्यादा होने लगी थी। जंगल के पक्षियों ने अपनी टोपियां और स्वेटर और अपने गरम गरम कंबल भी निकाल लिए थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कंबल में भी बहुत ठंड है। गुड़िया बेटी, मैं क्या करूं, कंबल भी उड़ाया है, टोपी भी पहनाई है, अब क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि अब हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा, ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ मम्मा, ठंड तो बहुत ज्यादा है, मेरा शरीर जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। न जाने इतनी ठंड क्यों पड़ती है हमारे जंगल में। गुड़िया बेटी, ये सब ऊपर वाले का देन होती है। ऊपर वाले ठंड का मौसम दी या फिर गर्मी का मौसम, हम पक्षियों को तो सहना ही पड़ता है। हरियाली, लगता है कंबल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए कंबल तो गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिठू जी, कैसी बातें करती हो, वही कंबल मैंने भी तो पहना है, मुझे तो ठंड नहीं लग रही। ये मेरी दहेज का कंबल है और आप मेरे दहेज को इस तरह बुरा नहीं कह सकते। हरियाली, मैं दहेज को बुरा नहीं कह रहा, बल्कि ठंड बहुत ज्यादा है। ज्यादा ठंड के कारण कोई भी चीज हमें नहीं बचा सकती। मुझे तो अपना कंबल कबूल है, ये मुझे मेरी अम्मी ने दिया था और मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छी चीजें ही बनाती थी। ऐसे रात में हरियाली तोती मिठू तोते से नाराज हो जाती है। रूसी, आज ठंड ज्यादा है, किकी को अपने साथ कंबल में छुपा लो। हाँ कबूतर जी, ठंड तो बहुत ज्यादा है, लगता है आज रात पक्षी मर जाएंगे। अरे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाँ लूसी, आज बर्फ कुछ ज्यादा गिर रही है, लगता है हमारी छत भी टपकने लगेगी क्योंकि छत बहुत कमजोर है। कालू, कालू, इतनी ठंडी पड़ रही है, चलो तुम तो कंबल भी नहीं लेकर आए, ना ही सर्दियों के कपड़े। अरे एक टोपी से क्या गुजारा होगा हमारा भले। गोरी, हम कौवे हैं, कौवों को ठंड नहीं लगती, कौवे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए तो कौवों को ढीठ कहा गया है। कालू, हम तो बड़े हैं, जैसे तैसे गुजार लेंगे, पर मेरा जग्गू शेर, जग्गू का क्या बनेगा। अरे बहुत ठंड है, कुछ करो कालू। तुम जग्गू को पंखों में छुपा दो, बस सिंपल सी बात। हम पक्षियों के पंख बहुत गर्म होते हैं। ऐसी ठंड में कालू ने ना कंबल लिया था, ना ही गर्म कपड़े लिए और ना ही उसने घर की विंडो को ठीक किया था। सारी रात कौवे ठंड से कपकपाते रहे, मगर कालू कौवा बहुत ढीठ था। हाय, जंगल के छोटे छोटे पक्षी कंबलों में घुसे हुए होंगे। अरे कौवा शक्तिशाली होता है, आज मान ही लेना चाहिए उनको। अरे मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। इसी तरह जैसे तैसे पक्षियों ने रात गुजार ली। सुबह होते ही सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। तोते भैया, रात में बहुत ठंड थी, गुड़िया तो ठंड के कारण रोने लग गई, उसके पाँव बहुत ठंडे हो रहे थे। क्या सच में? मुझे तो लगा शायद हरियाली का कंबल ठीक नहीं है, हरियाली भी मुझसे नाराज हो गई। हाँ चिड़िया, ये मेरे दहेज के कंबल पर बातें करने लग गया, तो फिर मैंने नाराज तो होना ही था। ठंड तो सबको लग रही थी, मगर ये मेरे कंबल को ही कोसे जा रहा था। तोते भैया, इसमें किसी का कसूर नहीं, ना टोपी का कसूर है और ना ही कंबल का और ना ही गर्म स्वेटर का, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ठंड ज्यादा है। इस बार बर्फ कुछ ज्यादा पड़ी है। अरे हम छोटे छोटे पक्षी तो मर जाएंगे। हाँ चिड़िया, हमें कुछ करना चाहिए। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर मैं अगली रात इस जंगल में नहीं बिताऊंगा। मैं तो हरियाली के माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। तोते भैया, ऐसे तो हम दूर दूर बिखर जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम सभी पक्षी एक साथ एक ही जगह पर जाते हैं। हाँ चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। तोते, हम बिल्कुल एक साथ चलते हैं, एक साथ वहाँ जाकर अपना घर बनाएंगे। अरे पहाड़ों के पार किसी मैदान वाले जंगल में जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पहाड़ों वाला जंगल तो बहुत ठंडा पड़ता है। मिठू जी, मेरी माँ वाले जंगल जाने से बेहतर है कि हम इन पक्षियों के साथ चलते हैं। ठीक है हरियाली, हम ऐसा ही करते हैं। सभी पक्षियों ने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये बात गोरी कवि दूर बैठी सुन रही थी। सभी पक्षी यहाँ से जा रहे हैं, मगर वो कालू मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं इन पक्षियों के साथ जाऊंगी। मैं अभी बात करती हूँ कालू से। सभी पक्षी अपने घरों की ओर चले जाते हैं और अपना सामान बांधना शुरू कर देते हैं। रानू चिड़िया ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उधर मिठू तोते ने भी अपना पूरा सामान तैयार कर लिया था। कबूतर और लूसी भी रेडी थे। कालू, कालू, मुझे सामान पैक करने दो, मुझे इस जंगल से जाने दो। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। इतनी ठंडी है कि तुम शक्तिशाली बनकर क्या करोगे? जंगल के सभी पक्षी जा रहे हैं। हो, जिसने जाना है जाए। अरे जो शक्तिशाली नहीं है वो ठंड का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
अरे मैं क्यों जाऊं, मैं तो इसी जंगल में रहूंगा, मेरा जीना मरना यहीं पर ही लिखा है। कालू कालू मेरा सुंदर पति जिद नहीं करते, हमारा जग्गू ठंड के कारण मर जाएगा और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, हमारे पास तो कंबल भी नहीं है। कालू चलो हम भी जंगल छोड़कर मैदानी जंगल में जाते हैं। गोरी तुम्हें ज्यादा जाने का शौक है तो फिर चली जाओ, अगर जग्गू को भी लेकर जाना चाहती हो तो चली जाओ, जब ठंड खत्म हो जाए तो फिर वापस आ जाना, मगर मैं इस जंगल से नहीं हिलूंगा, मैं तो इसी जंगल में ही रहूंगा। गोरी कभी खुश हो जाती है, वो अपना और जग्गू का सामान पैक करती है और वो भी उन पक्षियों के साथ जमा हो जाती है। पक्षियों मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है, बहुत ठंडी है। अरे वो कालू कितना ढीठ है, वो बात ही नहीं मानता, वो कहता है कि वो जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो इस ठंड में बिना कंबल बिना टोपी के गुजारा करेगा। कवि बहन, जो आज रात ठंड पड़ेगी ना, उससे इसको पता चल जाएगा कि शक्तिशाली क्या होता है और फिर खुद को बचाने वाला, अपना ख्याल रखने वाला कौन होता है। हाँ चिड़िया तो बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो हम ये जंगल छोड़कर जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। कवि, इस बार तुमने कौवे को छोड़ा है और कोई अकल वाला फैसला किया है, अगर तू भी उस कौवे के साथ मिलकर बैठ जाती तो लगता है तू और जग्गू दोनों मर जाते। हाँ मिठू तोता, अरे हमने कैसे बचना था, इतनी ठंड है, जैसे तैसे मैंने रो पीट कर रात गुजारी है, अब और रातें नहीं गुजारी जाती मुझसे। फिर सभी पक्षी एक साथ उड़ते हैं और वो जंगल छोड़कर जंगल की दूसरी दिशा मैदानी जंगल में चले जाते हैं। उस जंगल में तो बाहर का मौसम था, ताजा ताजा फूल खिले हुए थे और वो उस जंगल में अपना सुरक्षित घर बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा अपना घोंसला उठाकर एक पेड़ पर रख देता है। अरे मैं क्यों रहूं घर में, अरे मैं तो आसमान की छत तले सोऊंगा, मैं बर्फ का मुकाबला ऐसे ही करूंगा। रात हो जाती है और बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। जैसे ही बर्फ ज्यादा पड़ती है तो कालू कौवे के घर की छत टूट जाती है और सारे घर में बर्फ भर जाती है। कालू कौवा तो अपना घोंसला आसमान तले रखे हुए था और वो उस घोंसले में सोया हुआ था। ये ठंड कुछ ज्यादा पड़ रही है, मगर कौवे सुन लो, तुम शक्तिशाली हो, तुम बहुत शक्ति वाले हो, इसलिए तुम ठंड के कारण कहीं नहीं जाने वाले। ऐसा बोलकर कालू कौवा अपनी ढिठाई को मजीद हवा दे रहा था, मगर जैसे ही रात बढ़ती गई ठंड भी बढ़ती गई। कालू कौवा ठंड के कारण अब जमने लगा था। अरे ये क्या, मेरा शरीर तो जमने लगा है, लगता है कहीं पर पनाह लेनी पड़ेगी, मैं घर के अंदर जाता हूँ, आसमान तले सोना ठीक नहीं लग रहा। अपना घोंसला उठाकर कालू कौवा जैसे ही घर की ओर जाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके घर में तो पूरी बर्फ है और उसकी छत बिल्कुल टूट चुकी है। अरे वाह मेरी किस्मत, ये क्या हो गया, अरे घर की छत कैसे टूटी, लगता है बर्फ के कारण ही टूटी होगी, अब मैं किसी पेड़ की खोखड़ में जाता हूँ। उड़ते उड़ते कालू कौवा जंगल की ओर निकल जाता है और वो किसी पेड़ की खोखड़ की तलाश में था। कालू कौवे को एक पेड़ में सुराख नजर आता है और वो उस सुराख में बैठ जाता है। अरे हाँ, ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, कम से कम मैं उन पक्षियों की तरह तो नहीं कि ठंड के कारण जंगल ही छोड़ जाऊँ, मैं तो इसी जंगल में ही रहूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा लेट जाता है। वो खोखड़ तो किसी नाग की थी। नाग जैसे ही कालू कौवे को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। निकल जाओ मेरी खोखड़ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाग की आवाज सुनकर कालू कौवा तो बहुत डर जाता है। कौन है, ये कौन बोल रहा है, इस खोखड़ में तो मेरे अलावा कोई नहीं है। मगर कालू कौवा जैसे ही मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग था। नाग जी बहुत ठंड है, अरे एक रात रहने दो, बस एक रात, मैं कल ही जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, चले जाओ वरना काट कर खा जाऊंगा। नाग की बातें सुनकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। अबे ओ कालू, ठंड में तो तू जैसे तैसे बच जाएगा, मगर नाग के काटने से नहीं बचेगा, चल पेड़ की खोखड़ से बाहर निकल। कालू कौवा पेड़ की खोखड़ से बाहर निकल आता है।
वो दोबारा उसी पेड़ पर जाकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो सारे पेड़ बर्फ से ढके हुए थे। उस रात ऐसी ठंड पड़ती है कि ठंड के कारण कालू कौवा मर जाता है, मगर वो बहुत ढीठ था। उसने अपनी पत्नी और जंगल के पक्षियों की एक नहीं मानी, जिसके कारण उसने अपनी जान गंवा दी। कालू, आज मैं अपनी माँ वाले जंगल जाऊंगी, क्योंकि आज मैं अपनी माँ को बहुत याद कर रही हूँ। गोरी, जब से शादी हुई है तू अपनी माँ के घर ज्यादा जाने लगी है। क्या बात है, तुझे माँ की याद ज्यादा आती है क्या? हाँ, मेरी माँ मुझे जंगल में रहने के तरीके जो बताती है। अरे पूरे 19 साल की हूँ मैं, और 19 साल की उम्र की लड़की भला क्या घर संभाल सकती है? और मैं 20 साल का। अगर मैं माँ के बिना घर संभाल रहा हूँ तो तुम भी संभालना सीख जाओ। नहीं नहीं कालू, मैं तो अपनी माँ से कोई उपाय लूंगी और उस हिसाब से ही चलाऊंगी घर को। ऐसा कहते हुए गोरी कवि घर से निकल जाती है। जाते जाते वो अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। माँ, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं सीधा तुमसे मिलने आ गई। गोरी बेटी, अगर तू मुझे ऐसे ही याद करती रही तो फिर तुम्हारा घर में दिल नहीं लगेगा। माँ, किसने बोला था उस निकम्मे कालू से मेरी शादी करने का? तुझको बहुत शौक चढ़ा था ना? अरे 20-25 साल की हो जाती तब कर देनी थी ना मेरी शादी। अरे मुझ बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ, किस समय मैं मर जाऊं। मैंने तुम्हारा फर्ज अदा कर लिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। माँ, अपना सोने का हार दे दो ना मुझे। नहीं, वो तो मैं अपनी बहू को दूंगी। अच्छा, जब मरने लगो तो फिर बहू से कहना, तुम्हारी खिदमत भी कर देगी। गोरी बेटी, तुझे क्या मसला है? तुझे जो उपाय चाहिए मैं दे देती हूँ, पर सोने के हार से अपनी नजर हटा लो। माँ, ये जंगल के पक्षी मेरे हाथ नहीं लगते। अरे इनको लूटना चाहती हूँ, इनको समझ में आ जाती है मेरी बातें, और फिर मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ। ये कभी भी मेरी बात नहीं मानते। बस गोरी बेटी, इतनी सी बात, मैं अभी देती हूँ तुझको उपाय। उस उपाय से तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या सच में माँ, मेरा काम बन जाएगा? जल्दी बोल, फिर क्या काम है? गोरी बेटी, मेरे घर के बाहर कुछ चूहे हैं, वो चूहे पकड़ कर ले जाओ, और जंगल के पक्षियों के जो तुम्हारी बात नहीं मानते उनके घरों में छोड़ दो। फिर देखना कैसे रोते पीटते तुमसे माफी मांगेंगे। माँ, मेरी सुंदर माँ, मुझे तुमसे सोने को हार नहीं चाहिए, मगर हाँ, ऐसी उपाय मुझे तुमसे जरूर चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। गोरी कवि घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर एक बड़ा चूहा बैठा हुआ था। चूहे चूहे, मेरे सुंदर चूहे, चलो चलो इस पिंजरे में आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर छोड़ूंगी जहाँ पर अनाज ही अनाज होगा। अरे कुतर कुतर करते रहना। क्या तुम सच में मुझे ऐसी जगह ले जाओगी जहाँ पर बहुत सारा अनाज होगा और बहुत सारी लकड़ियाँ होंगी? मैं सबको काट खाऊंगा। हाँ हाँ चूहे, मैं वाकई में तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगी, मेरे साथ चलो तो। गोरी कवि उस बड़े वाले चूहे को पिंजरे में कैद कर लेती है। वो फिर थोड़ा सा और आगे जाती है, उसको एक और चूहा मिल जाता है। उस चूहे को भी अनाज का लालच देकर पिंजरे में बंद कर देती है। इसी तरह गोरी कवि 4-5 चूहे इकट्ठे करके वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, मैं आ गई। मेरी माँ ने मुझे ऐसी उपाय बताई है कि फिर देखना जंगल के सभी पक्षी अरे चीखते हुए ना मिले तो मेरा नाम भी गोरी नहीं है। गोरी, तू क्या करने वाली है? ख्याल करना, इससे मुझे ना पिटवाना, अपने अमाल से खुद ही पिटना। कालू, एक तो तुम पिटने से बहुत डरते हो, अगर तुम पिटने से ना डरते होते तो आज पूरे जंगल में तुम्हारी बादशाही होती। कालू, अब जाकर मेरा कमाल देखो, कमाल देखो मेरा। मैं अभी जाती हूँ और देखना क्या क्या करती हूँ। गोरी कवि वह चूहों का पिंजरा लेकर अपने घर से बाहर निकलती है। एक चूहे को बहुत ज्यादा सिखाती है। चूहे चूहे, मेरे सुंदर चूहे, देखो ये सामने वाला घर चिड़िया का घर है। चिड़िया का घर पूरा काट काट कर खाना है, कुछ ना छोड़ना, ना अनाज और ना ही इसका घर। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा। चूहा चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में सोई हुई थी और चूहा अलमारी के पीछे जाकर छुप जाता है। गोरी कवि और चूहे को मिट्ठू तोते के घर के सामने छोड़ देती है। चूहे चूहे, मेरे सुंदर चूहे,
ये वाला घर मोटी चोंच वाले तोते का है, तुमने इस घर को भी नहीं छोड़ना।